हेलो गाइस। इससे पहले हमारी हमने लेक्चर में देखा था नोड के बारे में। कुछ हम लोगों ने देखा था। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। हम लोगों ने कुछ डिपेंडेंसी के बारे में, मैं इसको काम करता हूँ नोड की जगह पे मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी लिख देता हूँ। हम लोग देखने वाले हैं कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिपेंडेंसी को यूज किया था। एक तो हमारे पास नोड मॉड्यूल्स था। एक बार मैं आपको जो है अपना कोड खोल के आपको एक बार पूरी डिपेंडेंसी दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने इससे पिछले वाले प्रोजेक्ट में, मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किस किस डिपेंडेंसी को यूज करी थी। एक हमारा एक्सप्रेस था, नोड मॉड्यूल्स था और नोड मोड था। एक एक करके जरा बात कर लेते हैं कि ये तीनों मॉड्यूल्स क्या करते हैं। वैसे इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल्स में इन सब के बारे में बताया था, लेकिन एक बार इन सब का ओवरव्यू को जरा चेक कर लेते हैं। एक हमारी डिपेंडेंसी थी नोड मॉड्यूल्स, जो हम लोगों ने सबसे पहले इंस्टॉल किया था। उसके बाद हम लोगों ने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था। देन हम लोगों ने इंस्टॉल किया था नोडमोन को। अब सबका कारण बताते हैं इन सबको इंस्टॉल करने की वजह क्या है। अगर हमको अपने प्रोजेक्ट में नोड की पावर यूज करनी है तो हम लोगों को नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, ताकि हम नोड की पावर को यूज कर सके। और जो सेकंड है हमारा एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का यूज किया था हम लोगों ने राउटिंग के लिए। अगर आपको नहीं पता राउटिंग क्या होती है तो आप इससे पिछले वाले लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आप इससे पिछला वाला लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। नोड मोन की बात कर लेते हैं। हम लोग बार बार नोड लिख के अपने सिस्टम को, सर्वर को रीस्टार्ट कर रहे थे चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए। बट नोड मोन जो है वो हमारा डायनामिकली चेंजेस को डिटेक्ट कर सकता है। हमको सिर्फ एक ही बार अपने सर्वर को स्टार्ट करना है और फिर हमको डायरेक्ट कोड करते हुए जाना है। जो भी चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट होके हमको दिखाई देगा। हम लोगों को बार बार सिस्टम को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। हम अपने प्रोजेक्ट को बना रहे थे एमवीसी आर्किटेक्चर पे, जहाँ पर जो एम है हमारा डिनोट, एम जो है हमारा स्टैंड करता है मॉडल पे, वी हमारा स्टैंड करता है व्यूज पे और सी हमारा स्टैंड करता है कंट्रोल पे। जहाँ मैंने आपको कल बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में कि जो हमारा मॉडल है वो हमारा डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। व्यू में हमारा फ्रंट एंड यानी हमारा टेम्पलेट होता है और कंट्रोलर में हम लोग अपना लॉजिक लिखते हैं, जो भी हमारा लॉजिक रहेगा यानी बैकएंड, मेन बैकएंड। हाँ, अब तक जो हम लोगों ने अपनी वीडियोस में सीखा है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। हमने एक मॉड्यूल बनाया था, मतलब हम लोगों ने ये राउट बनाए थे, एक होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट और लॉगिन। हम इस बार टेम्पलेट इंजन को इंटीग्रेट करने वाले हैं। टेम्पलेट इंजन दो तरीके के हमारे पास, मैंने आपको कंपैरिजन बताया था लास्ट वीडियो में। एक तो एच और एक EGS। तो हम लोग EGS को यूज करने वाले हैं अपनी साइट में। तो इसके लिए सबसे पहले हम EGS मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ उसके लिए npm i EGS। यहाँ पे अब हम लोग डिपेंडेंसी में हम लोगों ने देखा हमारा एक डाउनलोड हो गया। EGS को यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने टेम्पलेट यानी मुझे सबसे पहले अपने व्यू इंजन को बताना होगा कि जो मेरा व्यू इंजन है वो हमारा EGS होगा। तो मैं यहाँ पे, और हमको अपना व्यू का पाथ भी देना होगा। तो सबसे पहले मैं व्यू का पाथ देने के लिए हमको व्यू का देखना पड़ेगा कि हमारा जो व्यू है वो किस फोल्डर में है। तो अभी के लिए मैं व्यू इंजन को सिलेक्ट कर लेता हूँ EGS। तो मैं ऐप डॉट सेट व्यू इंजन और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ EGS। ऐसा लिखने से हमको ये पता लग जाएगा कि जो हमारा राउट यानी जो भी हमारा व्यूज फाइल होगा ना, उसके लास्ट में जो फाइल होगी वो डॉट EGS होगी। इसके बाद हमको अपने ऐप को बताना होगा कि हम लोगों ने व्यू फाइल्स को कहाँ पे रख रखा है।
उसके लिए सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग अपने ऐप को सेट करते हैं, ऐप डॉट सेट, और यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं व्यूज। और यहाँ पे हम लोगों को पाथ देना है कि जो हमारा व्यूज फाइल है वो किस जगह पर है। तो मैं अभी इसके लिए लग देता हूँ व्यू पाथ। और व्यू पाथ क्या है? वो हमारा पाथ होगा व्यूज का, जिसे हम लोग अभी ऊपर में डिफाइन करेंगे। उससे पहले मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ पाथ नाम से, const व्यू पाथ इक्वल। और इसको डिफाइन करने से पहले हमको पाथ को रिक्वायर करना पड़ेगा, तो मैं पहले पाथ को रिक्वायर कर लेता हूँ, कॉस्ट पाथ रिक्वायर। और इसमें हम लोग पाथ को पास कर देते हैं। अब हमको बताना है कि जो हमारा व्यू पाथ है वो है क्या चीज। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे नीचे पाथ डॉट ज्वाइन, पाथ डॉट ज्वाइन। और इसमें हम लोगों को देना है बेस डायरेक्टरी अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम। तो ये हमारी बेस डायरेक्टरी इस वाले पेज की। और इसके साथ में हम लोग को फोल्डर बताना है। तो मुझको सबसे पहले मैं पब्लिक फोल्डर के अंदर हूँ, तो मुझको एक फोल्डर बाहर आना होगा। तो एक फोल्डर बाहर आने के लिए डबल डॉट स्लैश। अब मैं इधर रूट डायरेक्टरी में हूँ, और रूट डायरेक्टरी में मैं व्यूज लिख देता हूँ। व्यूज, ये मेरा पाथ हो गया। सेम एज हम लोग स्टैटिक के भी लिए एक फंक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं जो है व्यूज पाथ को कंसोल करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसा, क्या हमारे पास सच में व्यू जो पाथ है वो हमारा क्या आ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं कि ये जो व्यू पाथ है ये बिल्कुल हमारे पास आ गया है जो हमारे व्यूज का। और ये बिल्कुल करेक्ट है फाइल, कि हमारा नोड लेसन वाले चैप्टर के नोड लेसन वाले फोल्डर के अंदर में हमारे पास व्यूज है। तो सेम ऐसे ही हम लोगों ने चेक कर लिया। सेम अब मैं अपने स्टैटिक फाइल्स के लिए भी एक बना लेता हूँ, जिसमें हम लोग स्टैटिक फाइल्स रखेंगे। मेरे फोल्डर का नाम स्टैटिक है, तो मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिख दिया कि हम लोग एक फोल्डर बाहर आके स्टैटिक हमारा फोल्डर रहेगा। अब हमको अपने ऐप को बताना होगा कि हमारी स्टैटिक फाइल्स जो है वो कहाँ पे रखी हुई हैं। तो स्टैटिक फाइल बताने के लिए मैं लिख देता हूँ ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। तो यहाँ पे एक्सप्रेस को हम लोग बताएंगे कि जो हमारी स्टैटिक फाइल है वो इस फोल्डर में है। हमने अपने ऐप को बता दिया है कि हमारी स्टैटिक फाइल और व्यूज फाइल को मैंने सेट कर दिया है। जैसा कि ये मेरा स्टैटिक फोल्डर है। स्टैटिक फोल्डर में हम लोगों ने बताया था कि हम अपनी इमेज और बाकी सारी वो सारी चीज़ें रखेंगे जो हमारी वेबसाइट में यूज़ होगा। अब मुझको एक लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेआउट के लिए मैं एक व्यूज़ फोल्डर के अंदर में लेआउट्स बना देता हूँ। लेआउट्स में हम लोग वो चीज़ें यूज़ करेंगे जो हम लोग अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे, जो सबके लिए कॉमन होगा। जैसे नेव बार, हेडर, हम लोग उस कॉमन फाइल्स को लिखेंगे जो हम लोग उसमें अपनी HTML फाइल में, मतलब जो हमारी फ्रंट एंड वाली फाइल है, हम उसमें इंक्लूड करा सके। तो मैं यहाँ पे लेआउट पाथ एक ले लेता हूँ। और वैसे तो हमको लेआउट पाथ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट मैं अभी के लिए क्रिएट कर लेता हूँ। अगर हमको आगे ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, नहीं तो हम लोग इसे बाद में रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि हमारा जो व्यूज़ है, व्यूज़ के अंदर में हमारा लेआउट्स है, व्यूज़ के अंदर में हमारा लेआउट है। तो यहाँ पे हमारे तीनों पाथ क्रिएट हो गए हैं, और दो पार्ट को हम लोगों ने यूज़ किया लेआउट्स की। अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लेआउट्स को यूज़ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर, एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ।
मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ index.egs। ये रही हमारे पास फाइल क्रिएट होगी। यहाँ पे हम लोग अपना HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड को लिख सकते हैं। बट मेरे पास फ्रंट एंड इसमें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं फ्रंट एंड का कोड मेरे पास है, मैं उसको ही यूज़ करने वाला हूँ। तो मेरे पास एक ये फ्रंट एंड का कोड है, मैं इसको कॉपी करके इस जो हमारी index.egs वाला फाइल है, मैं उसके अंदर में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो हम लोग अपने राउटर पे इस पेज को ऐड करके देखेंगे कि जब भी अगर कोई राउटर मतलब हमारा हिट हो किसी यूआरएल पे, तो हमको ये जो हमारा HTML का पेज है ये रन होके दिखना चाहिए। तो मैं अपने राउटर वाले पेज पे आ जाता हूँ। राउटर डॉट जी एस में हम लोग आ जाते हैं, राउटर फोल्डर के अंदर में राउटर डॉट जी एस। इसमें मैं दे देता हूँ जो मेरा पहला वाला राउट है, जहाँ पे मैंने ये मैसेज दिया था उसको मैं रिमूव करके अब मैं रिस्पॉन्स डॉट रेंडर लिखूंगा। रेंडर हमारी हेल्प करेगा हमारी फाइल को शो करने में, हमारे व्यूज़ को शो करने के लिए। तो अभी मैंने रेंडर किया है इंडेक्स वाली पेज को। अब मैं यहाँ पे आके पेज को देखिए, जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया हमारे पास HTML का कोड आ गया, बट इसमें कोई भी CSS की फाइल नहीं आई है। लेकिन जो हमारा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर है वो हमारी EGS फाइल को एज अ रिस्पॉन्स में देता है। और अभी EGS में जो भी हमारा फ्रंट एंड लिखा हुआ है, फ्रंट एंड का कोर्स नहीं है। अगर आपको फ्रंट एंड HTML अगर आपको नहीं आती है, अगर आप HTML सीखना चाहते हैं, तो हमारा अगला कोर्स हमारा HTML का आप देख सकते हैं। तो हमारा ये जो वेब पेज है इसमें CSS और जावास्क्रिप्ट की कमी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपनी जो भी वेबसाइट में यूज़ करने वाली चीज़ों को हम लोग स्टैटिक फाइल्स में रखते हैं। तो मैं इन सारी जो फाइल्स है इसको अपनी स्टैटिक फाइल में ऐड करने वाला हूँ। तो ये है मेरा स्टैटिक पेज। स्टैटिक में मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ। एक बार हम लोग वापस अपने नोड मोन को रीस्टार्ट कर लेते हैं और ज़रा यूआई में देख लेते हैं कि हमारे पास सारा डेटा आ गया। जैसे ही मैं अपनी यूआई को हिट करता हूँ तो हाँ, मेरा जो टेम्पलेट है वो बिल्कुल करेक्ट करेक्ट दिखाई दे रहा है। बट इसमें इमेज नहीं आ रही है, तो शायद मैंने स्टैटिक फाइल्स में इमेज को कॉपी नहीं किया। तो हाँ, मेरी स्टैटिक फाइल में अब मैं इमेज को ऐड कर देता हूँ। तो मैं अपने फाइल मैनेजर में चला जाता हूँ जहाँ मेरे पास इमेज है, और मैं अपने जो टेम्पलेट है उसमें से इमेज को कॉपी करके अपने स्टैटिक फाइल्स में पेस्ट कर देता हूँ। और वापस से मैं अपने पेज को आके रिफ्रेश करता हूँ, और देखिए हमारे पास इमेज भी शो होने लगी है। तो ये जो हमारी इमेज और स्टैटिक फाइल में हमारी CSS जावास्क्रिप्ट ऐड होंगी। जो भी हमारी वेबसाइट में आने में इमेज जावास्क्रिप्ट या जो भी फाइल यूज़ करेंगे वो हम लोग अपनी स्टैटिक फोल्डर में ऐड करेंगे। तो इसमें कुछ लिंक है जो वर्क नहीं करते हैं, तो हमको सबको लिंक ऐड करना होगा। तो उससे पहले हमने बाकी भी हम लोग ऐसे ही पेज को ऐड कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बाकी पेजों को बनाने वाला हूँ। व्यूज़ में आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेरा टेम्पलेट में अगली पेज कौन सा है। अगला पेज है मेरा अबाउट डॉट जी एस, सॉरी अबाउट डॉट एच टी एम एल की फाइल है। तो मैं अबाउट डॉट एच टी एम एल की फाइल का कोड को अबाउट डॉट ई जी एस वाले पेज में कॉपी करूँगा। इससे हमारा एक अबाउट वाला टेम्पलेट भी बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं है तो आप चाहें तो अपना खुद का कस्टम एच टी एम एल सी एस एस भी ई जी एस फाइल के अंदर लिख सकते हैं। अब मैं अबाउट वाला जो हमारा राउटर है उस पे भी ये जो मैसेज है इसे सेंड करने की जगह पे मैं टेम्पलेट को रेंडर करूँगा। तो मैं रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में अबाउट लिख देता हूँ, और जो हमारा फाइल है वो खुद ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि अबाउट का मतलब अबाउट डॉट ई जी एस है, क्योंकि हम लोगों ने व्यू इंजन को ई जी एस सेट किया था।
और यहाँ पे जो इसके नैप बार में लिंक है डॉट एच टी एम एल की जगह पे यहाँ पे मैं स्लैश अबाउट लिख देता हूँ। और जो हमारा, अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो हाँ देखिए हमारे पास अबाउट वाला टेम्पलेट आ गया है। और जो जैसे ही मैं नॉर्मल हमारा होम पे क्लिक करूंगा तो वो डॉट स्लैश ओनली स्लैश पर डाल देगा और ओनली स्लैश पे हमारा इंडेक्स फाइल रेंडर होगी। तो यही सेम काम मैं अबाउट वाले पेज में भी कर लेता हूँ। अगर कोई होम पे क्लिक करे तो स्लैश वाले राउट पे भेज देना, और कोई अबाउट पे क्लिक करे तो स्लैश अबाउट वाले राउट पे भेज देना है हमको। एक बार चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके। अब जैसे ही कोई होम पे क्लिक करेगा तो ये हमारा होम आ जाएगा, और कोई अबाउट पे क्लिक करेगा तो हमारा अबाउट वाला टेम्पलेट खुल जाएगा। और ये बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ऐसे ही मैं अगले पेजेस को भी ऐड कर देता हूँ। जैसे हमारे पास अगला पेजेस है, हमारे पास कॉन्टैक्ट का, कोर्स का, और हमारे पास जितने भी पेजेस हैं वो सारे को मैं कॉपी कर लूँगा। और कोड को कॉपी करके हम ईजीएस फाइल में ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे आपको कस्टम HTML CSS लिख कर इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि एक नोड का वीडियो है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक HTML CSS आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारा दूसरा कोर्स देख सकते हैं HTML CSS का। सेम एज जो इसका राउटर है उसमें भी मैं चेंज कर देता हूँ। अगर कोई स्लैश लिखेगा तो उसे नॉर्मल होम राउटर पे भेज देना है, कोई अबाउट लिखेगा तो उसे अबाउट पे, और कोई कॉन्टैक्ट क्लिक करेगा तो उसे स्लैश कॉन्टैक्ट पे भेज देना है। बट अभी तक मैंने राउटर सेट नहीं किया है तो मैं चला जाता हूँ अपने राउटर में। पहले मैं सारे टेम्पलेट को पे ये डाल देता हूँ स्लैश कॉन्टैक्ट, और हमारा इंडेक्स पेज और बच गया, इसमें भी स्लैश कॉन्टैक्ट। और एक बार मैं राउट में आ जाता हूँ कॉन्टैक्ट वाले में, और वहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट डॉट ई जी एस को रेंडर करूँगा। तो मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रेंडर कॉन्टैक्ट, और ई जी एस जो है वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि हमारा जो व्यू इंजन है वो ई जी एस है। तो हमारा एक और बार हम लोग इस पेज को भी टेस्ट कर लेते हैं। एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, और एक बार मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक करा तो हमारा कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो गया। और ये बाकी पेज भी बिल्कुल एकदम करेक्ट वर्क कर रहा है। अब हमारे पास एक पेज और है कोर्सेज, तो मैं कोर्सेज को भी ऐसे ही ऐड कर देता हूँ। कोर्सेज डॉट ई जी एस, और यहाँ पे वही मैं सेम कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और इसका भी जो यूआरएल है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। बट यहाँ पे मुझको अभी भी एक प्रॉब्लम दिख रही है कि अगर मुझको कोई नैप बार में अगर कोई चीज़ें चेंज, मतलब जो नैप बार है इसका हेडर है, अगर उसमें मुझको कोई भी चीज़ चेंज करना पड़ रहा है तो मुझे सारे ही पेजों में जाके चेंज करना पड़ रहा है। अगर मेरे पास अभी तो मेरे पास 4 पेज हैं तो मैं इसे आसानी से एडिट कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास 400 पेजेस होंगे तो ये एक गुड तरीका नहीं है। तो यहीं पर ही हमारा कॉन्सेप्ट आता है लेआउट का। अभी मुझे सारे पेज में जा जाकर चेंज करना पड़ रहा है, जो कि एक ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला काम है, और अगर हम ना गलती से किसी पेज में भूल जाएंगे तो हमारा वो पेज जो है करेक्टली वर्क नहीं करेगा। अभी के लिए जो है मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ उसका सोल्यूशन क्या है। तो मैं रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में कोर्स को रेंडर कर देते हैं, और वापस से चेक कर लेते हैं जब भी हमारा स्लैश कोर्स राउटर हिट होगा तो हमको राउटर वाला पेज जो है शो होगा। एक बार हम लोग यूआई को चेक कर लेते हैं, कोर्स पे क्लिक कर लेते हैं। हाँ, सारे पेजों को चेक कर लेते हैं। हाँ, हमारा सारा पेज है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट वर्क कर रहा है।
अभी हमारे पास ये स्टैटिक डेटा आ रहा है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे डेटाबेस से कनेक्ट करके कि ये सारे डेटा को हम लोग डायनेमिक कैसे कर सकते हैं। हम लोग इसे MySQL डेटाबेस से कनेक्ट करके और ये जो भी डेटा है उनको डायनेमिक करेंगे। ये हमारी बेसिक यूआई है। मैंने ऑलरेडी बनी बनाई यूआई यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको HTML CSS पढ़ा के जिनको आता है उनका टाइम वेस्ट ना कर सकूँ। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग आ जाते हैं लेआउट में, और लेआउट में मैं एक पेज बना देता हूँ header.egs, और एक पेज मुझे बनाना पड़ेगा। इसे मैं हेडर कर देता हूँ header.egs। इस header.egs में ना मैं अपने हेड वाला पार्ट वाला कोड डालूंगा। पहले मैं इन सारे कोडों को मिनिमाइज करके चेक कर लेता हूँ कि किस पेज में कितना कितना कॉमन पार्ट है। हेडर मतलब ऊपर का। तो हमारे होम पेज में ऐसे ही करते करते मैं सारे पेजों को चेक कर लेता हूँ कि कितना पार्ट कॉमन है, जिससे हमको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको कितना पार्ट जो है उसको लेआउट में ऐड करना है। तो मैं जो देखने के बाद मुझको इतना पता लगा कि जो है हमारा यहाँ तक का कोड जो है वो सारे पेजों के लिए कॉमन है। हेड तक का, नेव बार तक का सारा कोड कॉमन है। तो मैं क्या करूँगा, नेव बार से ऊपर का जो भी हमारा कोड है इसको मैं कॉपी करके हेडर में ऐड कर दूंगा। सेम ऐसे ही मैं एक फुटर के लिए भी पेज बना लेता हूँ, footer.egs, क्योंकि सारे पेजों का फुटर भी सेम होगा। अब मैं नीचे आके सबका फुटर को भी मिनिमाइज करके चेक कर लेते हैं कि फुटर में कितना कोड जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पे हमारा फुटर का कोड है। सारे पेज में आके मिनिमाइज करके चेक कर लेते हैं कि कितना कोड है जो कॉमन है सबके लिए। इस जो ये कॉमन कोड है इसको भी मैं अपने हेडर में ऐड कर देता हूँ, सॉरी फुटर में ऐड कर देता हूँ। अब जो हमारा ये पेज है about.egs, इसमें मैं उसको जो हम लोगों ने लेआउट लिखा है उस लेआउट को मैं इसमें यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से जो मेरा फुटर है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, और मैं चला जाता हूँ अपने अबाउट वाले पेज में। तो ये हमारा पेज लोड ही हो रहा है। वो लोड इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो हेडर जो हमारा फुटर है वो ढूंढ रहा है, वो उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए ये लोड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वापस इसको बैक लाकर चेक कर लेता हूँ, और इससे मैं नेप बार को रिमूव कर देता हूँ। अब हम लोग चेक करते हैं। जैसे ही मैं नेप बार को रिमूव करता हूँ तो हमारे पास जो भी हमारा CSS वाला पार्ट जो नेप बार में लिखा था वो रिमूव हो गया है। तो मैं यहाँ पे जो है हेडर को इंक्लूड कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं इंक्लूड करके पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझको एक एरर दे रहा है। इस एरर में यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इससे हेडर है ये इसको नहीं मिला। तो हेडर पेज इसको नहीं मिला। हेडर पेज इसको इसीलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने इंक्लूड में डायरेक्ट हेडर लिख दिया। मुझे डायरेक्ट हेडर ना लिखकर मुझको पूरा पाथ बताना होगा कि वो लेआउट्स के अंदर में हेडर है। जैसे ही अब मैं लेआउट स्लैश हेडर करके मैं इसको सेव कर देता हूँ, और अब मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ और मेरा पेज बिल्कुल करेक्ट वर्क कर रहा है।
क्योंकि अब जो है मेरा हेडर फाइल है वो सेम है और सेम हेडर फाइल को मैंने इंक्लूड किया है। सेम ऐसे ही अब मैं फुटर के लिए भी करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं हेडर की जगह फुटर लिख देता हूँ। और ये जो सारा पेज है ये चीज़ मैं अपने सभी पेजों में ऐड कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ सारे पेज में रिप्लेस कर दिया है। एक बार हम लोग आके अपने सारे पेजों को चेक कर लेते हैं। क्या हमारे सारे पेज बिल्कुल करेक्ट वर्क कर रहे हैं? हाँ, हमारे सभी पेज जो है करेक्ट वर्क कर रहे हैं। जो हम लोगों ने इंक्लूड लिखा था वही सारी फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम लोग EJS का फाइल यूज़ करते हैं। हम लोग डॉट एच टी एम एल इसीलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग डॉट एच टी एम एल में हम लोग ये सारे मेथड को फंक्शन को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मुझको अभी एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि जैसे मैं अभी अबाउट पेज पे हूँ तो मुझको ये अबाउट जो है हाईलाइट दिखाई दे रहा है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज में जाता हूँ तो भी मुझको अबाउट ही हाईलाइट दिखाई देता है। मैं किसी भी पेज में चला जाऊँ तो मुझको अबाउट ही हाईलाइट दिखाई देता है। होम पेज में भी अबाउट ही हाईलाइट दिखाई देता है। इसका रीज़न ये है कि जो मैंने नेवबार जो हमारा हेडर था उसको मैंने हेडर डॉट ईजीएस में डाला था, वो अबाउट का था। तो इस चीज़ के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा कि ऐसा करना पड़ेगा कि अगर मैं होम पेज पे जाऊँ तो हमारा होम पेज एक्टिवेट हो, और अगर मैं अबाउट पेज में जाऊँ तो अबाउट, और कॉन्टैक्ट में जाऊँ तो कॉन्टैक्ट। इसके लिए मैं जो है अपने हेडर पे कुछ डेटा को यहाँ से पास करता हूँ। मैं यहाँ पे पेज का डेटा पास कर देता हूँ कि ये मेरा कौन सा पेज है। ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने पेज का नाम लिख दिया, ये मेरा कौन सा पेज है। ऐसे ही मैं अपने जितने भी फाइल हैं उन सब में लिख दूंगा पेज का नाम। जैसे कि ये मेरा अबाउट पेज है तो मैंने इसका जो हेडर है उसमें अबाउट को पास कर दिया। ऐसे ही जितने भी मेरे पेज हैं उन सब में मैं पास कर दूंगा। इंडेक्स में मैं इंडेक्स को पास करूंगा, और कांटेक्ट में कांटेक्ट को। और इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए अभी मेरी जो एक्टिवेट क्लास है ना वो अबाउट में लगी हुई है, इसलिए जो हमारा अबाउट है वो हाईलाइट दिखाई देता है। इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे ईजीएस का फंक्शन यूज करके मैं जो है एक्टिवेट को प्रिंट करूंगा। यहाँ पे लिखता हूँ अगर जो मेरा पेज है वो इक्वल इक्वल अबाउट की होता है। हम लोगों ने पिछले वाले पेज में हम लोगों ने डेटा को पास किया था ना, अगर हमारा पेज इक्वल इक्वल अबाउट होता है तो क्या करो, एक्टिवेट प्रिंट कर दो, अदरवाइज नल कर दो। ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है। सेम इस चीज को मैं अपने सभी पेज में ऐड कर दूंगा। पहले हम लोग रिफ्रेश करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। नहीं, कोई एरर नहीं है। अब ये जो कोड है ये मैं अपने सभी पेज में ऐड कर देता हूँ। जैसे देखा कि अभी मैं हेडर में होम में आया तो वो वहां से हट गया, बट हमको होम को भी एक्टिवेट करना है। तो मैं होम की जो क्लास है जहाँ पे एक्टिवेट ऐड करना है वहां पर भी इसको पेस्ट कर देता हूँ। बस पेज का नाम को मैं कर देता हूँ इंडेक्स। अब जैसे ही अगर मेरा उस पेज पे इंडेक्स पेज पे आएगा तो इसमें एक्टिवेट क्लास ऐड हो जाएगी। ऐसे ही सेम मैं सारे जितने भी हमारे पास लिंक है उस सब में ऐड कर देता हूँ कोर्स में। बट हमारा पेज का नाम क्या रहेगा, कोर्स। और सेम मैं कॉन्टैक्ट में भी ऐड कर दूंगा हम, जिससे कॉन्टैक्ट भी हमारा हाईलाइट हो जाए। ये रहा कॉन्टैक्ट, इसकी भी क्लास में मैं एक्टिवेट को ऐड कर देता हूँ। और बस पेज का नाम हम लोगों को एक मिनट, कॉपी कर लेता हूँ इसको वापस फिर से, पेस्ट। और यहाँ पे कोर्स की जगह कॉन्टैक्ट। अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए होम हाईलाइट हो गया। जैसे मैं अबाउट में जाऊंगा तो अबाउट हाईलाइट हो जाएगा, कोर्स में कोर्स हाईलाइट हो जाएगा, और कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब मैंने इसमें यहाँ पे लिखा है कि मैं जिस पेज को, जो पेज इक्वल इस पेज के बराबर होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, यानी एक्टिवेट हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक और बार जरा बता देता हूँ इस पेज के बारे में, कि जब वो हमारा इंक्लूड वाला मेथड था उसमें जो मेरा हेडर था
उसमें मैं एक डेटा को पास कर रहा हूँ। हेडर के साथ में मैं एक डेटा को पास कर रहा था। एक मिनट, इसको इरेज करके मैं इसे सही से मिटा दूँ। यहाँ पे हेडर के साथ में मैं एक डेटा पास कर रहा था, पेज इक्वल, जो भी हमारे पेज का नाम था वो लाइक अबाउट। तो क्या होगा, जैसे ही पेज जो हमारा होगा, ये जो डेटा होगा ये हमारा जाएगा इसके पास, और जैसे ही जो हमारा पेज होगा वो अबाउट के इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगी, हमारी एक्टिवेट क्लास प्रिंट हो जाएगी। जो हमारा पेज है अगर इक्वल इक्वल अबाउट के होगा, तो जो है हमारा जो वो है उसमें जो हमारा नेव है उसमें एक्टिवेट क्लास ऐड हो जाएगी, अदरवाइज क्या कर देगा वो नल। अगर इसके अलावा अगर वो नहीं होता है, इसके अलावा अगर कुछ और होता है तो वो क्या कर देगा, नल कर देगा, अदरवाइज वो एक्टिव क्लास को प्रिंट कर देगा। कि यहाँ कोड में मैंने पेज पास किया है, तो कांटेक्ट है पेज हमारा, तो यहाँ पे जो है हमारा, अगर कांटेक्ट है तो कांटेक्ट, कोर्स है तो कोर्स। जो हमारा पेज है वो एक बार में एक ही होगा, या तो इंडेक्स होगा या अबाउट होगा या कोर्स होगा या कांटेक्ट होगा। तो यानी इन में से कोई भी सिर्फ एक ही है, एक ही टैग है जो एक्टिवेट होगा। जैसे होम पर आऊंगा तो मैं सिर्फ हमारा होम एक्टिवेट होगा, अबाउट पे जाऊंगा तो अबाउट, कोर्स पे कोर्स, और कांटेक्ट पे कांटेक्ट। हमारा इतनी मेहनत करने का ये फायदा है कि जैसे यहाँ पे ई लर्निंग लिखा है, अगर ई लर्निंग के अलावा अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू रैबिट, और मैं इसको सेव करके देखता हूँ। अब जितने भी मेरे पेज होंगे वहाँ पे हर पेज में मुझको ब्लू रैबिट दिखाई देगा, चाहे मैं होम पेज पे जाऊँ, चाहे मैं अबाउट पेज में जाऊँ, या मैं किसी भी पेज में चला जाऊँ। पहले ऐसा हो रहा था कि मुझको हर पेज में जाके ऐड करना पड़ रहा था, बट अब ऐसा नहीं होगा। एक बार हम लोग चेंज करेंगे और वो हमारे सारे पेज में एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हमारे पास अब 400 पेज भी होंगे ना, तो हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम मेरा एक चेंज जो है वो 400 पेजों में अप्लाई हो जाएगा। आने वाले वीडियोस में हम इन सारे डेटा को डायनामिक करेंगे, इन सारे डेटा को डेटाबेस से लेकर आएंगे। ये जितने भी हमारे पास डेटा दिखाई दे रहा है ये सब हम लोग डायनामिक करेंगे और सब हमारे डेटाबेस से आएगा। हमको कोई भी जो भी चेंज होगा अगर डेटाबेस से डिटेक्ट हो जाएगा। अभी के लिए जो मेरा फुटर है इसमें कोई भी जो है लिंक है वो वर्क नहीं करता है, तो मैं अपने जो फुटर है उसमें लिंक ऐड कर देता हूँ, और मैं जो भी लिंक ऐड करूंगा ना वो मेरे सारे पेज में अप्लाई होगा। तो मैं अपने कोड में आ जाता हूँ, और हेडर में नहीं, फुटर में जाना है मुझको। पहले तो मैं उसका जो नाम है वापस ई लर्निंग कर देता हूँ, और सेव करके देखते हैं। हाँ, ये ई लर्निंग आ गया। और जो हमारा फुटर है उसमें कोई भी लिंक है जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, मैं अबाउट पे क्लिक करूँ, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूँ, या किसी पर भी क्लिक करूँ वो वर्क नहीं करेगा। तो अभी मैं इन सब में लिंक ऐड कर देता हूँ ताकि वो सही से वर्क करे। तो मुझको जाना है व्यूज में, लेआउट में, फुटर में, और ये हमारे पास लिंक ऐड नहीं है, तो अब भी हमारे पास जो भी होगा लिंक वो हमारा राउटर की लिंक होगा। तो मैं यहाँ पे अपना राउटर ऐड कर देता हूँ, स्लैश कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट पेज के लिए। और अभी हमारे पास नहीं है तो मैं रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेता हूँ। अबाउट में क्लिक करने पे हमारा अबाउट पेज आ गया, और कॉन्टैक्ट को क्लिक करने में कॉन्टैक्ट पेज, और ये सारे पेज में सेम वर्क करेगा। अब मुझको पहले की तरह हर पेज में जा जाकर चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बार हम लोग कोड से देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया। मैं सारी फाइल्स को मिनिमाइज करके अपने इंडेक्स पेज में आ जाता हूँ। हम्म, तो यहाँ पे अभी मैं लेआउट को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि लेआउट की मुझको जरूरत नहीं है, लेआउट का पाथ की। ये जो हमारा इंडेक्स पेज है यहाँ पे हम लोगों ने दो पाथ फाइंड आउट किया है, एक व्यू के लिए, दूसरा हमारा स्टैटिक के लिए। व्यू में वो है जहाँ पे हमारा टेम्पलेट्स रखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे
व्यू का पाथ को ऐप में सेट कर दिया है और व्यू का एक्सटेंशन ऐड कर दिया है ईजीएस। और जो हमारा सेकंड पाथ है वो है हमारा स्टैटिक का। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस को बता दिया है कि जो हमारा स्टैटिक फाइल है वो यहाँ पे है। स्टैटिक फाइल वो होती है जो हमारा टेम्पलेट यानी हमारा ईजीएस फाइल जो भी चीज़ें यूज़ करेगी सीएसएस जावास्क्रिप्ट या जो भी फाइल्स हो। तो व्यूज़ को हम लोगों ने इधर सेट कर दिया था, ईजीएस को इधर यहाँ पे सेट कर दिया। और जो हमारा स्टैटिक फाइल्स है वो इसमें है, स्टैटिक फोल्डर में। और फिर हम लोग राउट पे देख लेते हैं, जैसे ही ये खाली यूआरएल आता है तो वो कहाँ जाता है, वो इंडेक्स पेज को रेंडर कर देता है। अब यहाँ पे इंडेक्स है, इंडेक्स पता क्या चलेगा इंडेक्स कहाँ पे है, तो इंडेक्स ये रहा हमारा व्यू पाथ। यानी एक फोल्डर पैक जाके अगले फोल्डर में व्यूज है, उसमें हम लोगों को आना है। और उसमें आने के बाद जो इंडेक्स है उसका एक्सटेंशन ईजीएस है। और उस हिसाब से जो भी हमारी पेज है वो रेंडर हो रहा है। जिस यूआरएल पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं वो वाला यूआरएल हिट हो रहा है और वो पेज व्यूज में जाके उसका जो ईजीएस एक्सटेंशन है उससे वो पेज फाइंड आउट हो रहा है और रेंडर हो रहा है। और एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या किया है। हम लोगों ने अपने नोड प्रोजेक्ट में हम लोगों ने दो पाथ फाइंड आउट किया, एक व्यूज के लिए और एक स्टैटिक के लिए। व्यूज में हमारा नॉर्मल टेम्पलेट है ईजीएस टेम्पलेट्स। और स्टैटिक में हमारी वो सारी फाइल्स हैं जो हमारा टेम्पलेट यूज करता है, जैसे सीएसएस जावास्क्रिप्ट इमेज ईटीसी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग डेटा को और साइट को अपनी कैसे डायनामिक करें।